माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से मंत्री जी, समय की मर्यादा ध्यान दें, आप भी वरिष्ठ हैं। 1 मिनट की बात, मैं एक लाइन ही बोलूंगा। आपकी ओर से मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं मंत्री जी का, जो आरटी के तहत में जो बच्चों को भर्ती होती है प्राइवेट स्कूलों में, ऐसे बहुत सारे प्राइवेट स्कूल हैं माननीय मंत्री जी कि जिनको समय पर राशि नहीं मिल पाती, और उसके चलते वो आने वाले समय में वो ये करते हैं, प्राइवेट स्कूल वाले ऐसे बच्चों को फिर लेना बंद कर देते हैं या उनके पेरेंट्स से पैसे वसूलने की बात करते हैं। तो थोड़ा सा विशेष रूप से इस पर ध्यान दिया। ओमकार मरकाम जी। सभापति महोदय जी, किसी भी समाज का और देश का विकास का बुनियाद है शिक्षा। मानवीय मूल को ऊंचाइयों तक ले जाते हुए विकास की प्रगति पर जो सरकार बात करती है, हम आप सब बात करते हैं, उसका मूल आधार है शिक्षा। और शिक्षा के जो ये शुल्क है, इस पर हमारे विद्वान शिक्षा मंत्री जी संशोधन कराने के लिए ये जो बिल लाए हैं, संशोधन विधेयक लाए हैं, सबसे पहले तो मेरा माननीय मंत्री जी, इसमें जो आपने 34,652 निजी विद्यालय, इसमें 2 तरह के विद्यालय होते हैं, एक शासकीय अनुदान प्राप्त और एक आपका। आपने इसमें समझा नहीं है, वो भी विद्यालय हैं जो शासकीय अनुदान प्राप्त होते हैं और एक आपके सीधे जो शासन के द्वारा। आज की कार्यसूची में सम्मिलित कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की जाए। मैं समझता हूँ सदन इससे सहमत है, और माननीय सदस्यों से भी मेरा आग्रह है, आपके इधर काफी नाम है, थोड़ा संक्षिप्त में उल्लेख कर ले। सभापति, मूल भावना विषय की आज बढ़ा दिया, मूल बिंदु आ चुके हैं, तो थोड़ा समय तो बढ़ा ही दिया है, थोड़ा और प्रारंभ करें। सब लोगों आप ही इधर ज्यादा सदस्य हैं, कुछ एनर्जी भी चाहिए, आप उन्हें मदद करें। बढ़ा देते हो, कुछ रखते नहीं। आप जितना कम बोलेंगे उतना उनको मदद हो जाएगी ज्यादा। कुछ वहाँ स्वल्पाहार का भी व्यवस्था कर दें ताकि आप थोड़ा संक्षिप्त कर दें। आपके साथियों को कहना चाह रहा था माननीय सभापति महोदय जी, ये मूल विषय पे एक तो ताजुब ये होता है कि समय की वृद्धि होती है पर अच्छे विषयों में चर्चा नहीं होता। लोग कहते हैं इस समय नेता बिगड़ गए, इनको चुन के भेज दो, तो ये सही बात नहीं करते, ऐसा बोलते हैं। तो मेरा अनुरोध है समय में थोड़ा वृद्धि कर लीजिए, उसमें क्या परेशानी होती है। मैं ये कहना चाह रहा था माननीय शिक्षा मंत्री महोदय जी, आपके जो फीस के निर्धारण से जुड़े हुए जो आपने एक बहुत गहरा आपने इसमें लेख किया है उद्देश्यों और कारणों का कथन में, तो आपको इतनी चिंता है निजी विद्यालयों की कि कहीं फीस कम है, कहीं फर्नीचर कम है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं धन्यवाद दूंगा पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, जिन्होंने राइट टू एजुकेशन एक्ट दिया। राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत आपके जो 34,000 विद्यालय हैं, इसमें आपके 10,000 विद्यालय मापदंड भी पूरे नहीं कर रहे। आप उसमें आपको मिला हुआ अधिकार है, आप उसके अधिनियम निकालिए। राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या कहता है, उसके तहत आपने संज्ञान में नहीं लिया, ना आप कर रहे। अब आप ज्यादा चिंतित है किसके लिए? विद्यालयों की व्यवस्था के लिए। वैसे इस समय बड़े बड़े नेताओं से लेकर के बड़े बड़े अधिकारियों का एक ही धंधा है, अच्छा स्कूल खोल लो। इसके अलावा अफसर, बड़े अधिकारी, नेता, ये सब। मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी, क्या आपने सोचा कि एक प्रतिभावान विद्यार्थी को हम खुला अवसर दें? आप अभी तत्काल हाँ कहोगे तो आप सदन छूटने के साथ मेरे साथ चलो, रेलवे स्टेशन से मैं आपको प्रतिभावान बच्चे दे दूंगा, पढ़ाने की व्यवस्था कर देना। रेलवे स्टेशन से लेकर चौराहे में, भोपाल के चौराहे में जब हम जाते हैं तो लाल घाटी के पास मैं तो सभी विधायकों से अनुरोध करना चाहूंगा, नेतागिरी बात की चीज है, पहले हमारा सम्मान है। आप हम सब चलें, छोटे छोटे बच्चे कटोरा लेके आ जाते हैं, उनके टैलेंटली साहब इतना होता है कि वो गाड़ियों से बचते हुए आते हैं। बहुत
सारंग जी आप तो समझ ही दो यार, यहीं से वोट लेना है। बस अब समाप्त करें मरकाम सभापति महोदय जी सही बात। अगले साथी आपका इंतजार कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ, मैं अगले साथियों साथी है, अच्छा आपका मैं ये इंतजार कह दूं, मैं कर अपने साथियों से पूछ लूं कि मैं बैठ जाऊं तो मैं बैठ जाता। सारे साथी सब जब सुन रहे हैं, सारे साथी करते तो आपके बाद में भगवान दास जी को बुला लेते। माननीय सभापति महोदय जी, इस विषय में भी कंजूसी करोगे तो आप अपने नाती पोताओं के साथ गलत कर रहे हो, ये आप सुन लो। शुभ शुभ बोलो, अपनी बात जल्दी समाप्त करो। हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं माननीय शिक्षा मंत्री महोदय जी, जरा इसको गंभीरता से सोचें। आप एक और गंभीर, इसमें मुझे कहने में कोई इसमें शंका नहीं है, आप ही बस प्राइमरी स्कूल नहीं चलाते हो, आप ही बस हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं चलाते हो, ट्राइबल डिपार्टमेंट भी हायर सेकेंडरी चलाता है। आपके इस कमेटी में आप ही आप बैठ जाते हो। आदिवासी में वहां भी सीनियर पीएस होते हैं, सीनियर मिनिस्टर होते हैं, अगर उनको भी रख लोगे तो आपको क्या दिक्कत हो जाएगी इसमें? पर सरकार की मंशा नहीं है कि आदिवासियों को सम्मान दें, उपयोग बस कर लें। आज माननीय सभापति महोदय जी, माननीय मंत्री जी, आपके माध्यम से मैं अनुरोध करूंगा, सभापति जी ये बहुत गंभीर विषय है, मैं अनुरोध करूंगा कि आप एक घोषणा कर दें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, दलगत नीति से ऊपर उठ के मैं आपका सार्वजनिक सम्मान करूंगा, क्योंकि मैं राजनीति में तय किया है, मेरे सिद्धांत मेरे लिए सर्वोपरि है और उसके आधार पर समाप्त करें मरकाम जी। माननीय समापन करें तत्काल जी, आप समापन करें जल्दी। एक मिनट में बोल रहा हूं। समारोह करें। अब हम बोल रहे हैं उसको तो सुन लो, आप ही नहीं सुन पाते हो। बंद करें बंद करें, सभी सुन रहे हैं आपको दिन भर से। बस मैं ये कह रहा हूं माननीय सभापति महोदय जी को समाप्त करें। माननीय सभापति महोदय जी, मैं एक चीज तो बोल दूं। ये बोल दें। मेरा माननीय मंत्री जी, माननीय सरकार से, माननीय हमारे विजय वर्गीय जी पटेल साहब हैं, सभी सदस्यों से अनुरोध है कि इस मध्य प्रदेश के जमीन पर, इस मध्य प्रदेश के जमीन पर जो भी विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करना चाहे, उसके माता पिता को आंसू ना बहाना पड़े, उसको जमीन ना बेचना पड़े, उसे कर्जा ना लेना पड़े। और एक विद्यार्थी नहीं, माननीय अध्यक्ष जी बहुत धन्यवाद, प्लीज माननीय सभापति महोदय जी, आप तो वरिष्ठ हैं, सब जानते हैं, प्लीज। अरे भाई माननीय मंत्री जी, आपसे मेरा अनुरोध है, बहुत बहुत धन्यवाद, जरूर करें। और ये जो निजी विद्यालय है, इनको फायदा पहुंचाने की जो गणित है, आप कई बार सांसद बन गए हो, अब ये झंझट छोड़ो। माननीय सभापति महोदय, संशोधन विधेयक 24 पर आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूं। सभापति महोदय, ये आप अगर कह देंगे तो हो सकता है मंत्री पद से भी हटा दे, पर चिंता न करना, सम्मान बहुत बढ़ जाए। माननीय सभापति महोदय जी, लोग नहीं जी। माननीय सभापति महोदय, हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में 34,652 प्राइवेट स्कूल्स हैं। इसमें अभी प्ले स्कूल तो छूटे हुए हैं, प्ले स्कूल भी काफ़ी होंगे। और इसमें हम देखें, अगर कहीं प्रत्येक स्कूल में अगर 300 बच्चों की गणना करें अगर, तो 1 करोड़ से ऊपर बच्चों को शिक्षा दी जाती है। अगर ये प्राइवेट स्कूल अच्छी शिक्षा दे रहे हैं और उनके लिए अधिनियम बनाया जा रहा है और संविधान से सबको चलना चाहिए, ये तो बिल्कुल सही बात है। पर प्राइवेट स्कूल हमारी सरकार की व्यवस्था, शिक्षा की जो व्यवस्था है उसका 75% भाग वो दे रहे हैं इस प्रदेश को और इन बच्चों को, यहाँ की जनता को। पर उनके बारे में माफिया कहा जा रहा है, बड़ी शर्म की बात है। कौन माफिया है उनको पता तो लगा है शिक्षा विभाग में। शिक्षा विभाग वालों को माफिया कहा जा रहा है। माफिया के यहाँ जितने भी बैठे विधायक हैं, मंत्री हैं या प्रशासनिक अधिकारी है, यहाँ बैठे हुए सभी लोगों, इनके सबके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। और माफिया को यहाँ आपके बच्चे पढ़ाते हैं क्या आप? ये सोचने की बात है। आप हर जगह शिक्षा विभाग वाले, शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को हमेशा प्रताड़ित करते हैं। हर आदमी प्रताड़ित करता है। अगर 500 बच्चे हैं, 300 बच्चे हैं, तो उसमें से 10% पेरेंट्स हमेशा तकलीफ देते हैं और ये शिकायत करते हैं कि ये हो रहा, वो हो रहा, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, और उसके कारण परेशान रहते हैं। और वो परेशानी की कोई नहीं सुनता है।
चाहे प्रशासनिक अधिकारी वो भी कार्रवाई इसके ऊपर के लिए बैठे हुए हैं और हमारे राजनीतिक लोग भी कार्रवाई के लिए बैठे हुए हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। आप किसी का भाग भी तो देखें कि कितनी सेवा कर रहे हैं। सभापति जी, आप सभापति महोदय, माफिया शब्द भी इधर से आया, हमारी तरफ से नहीं आया। माफिया शब्द इनके मित्रों ने कहा और आप बड़ा अच्छा बोल रहे हैं। आपका स्कूल भी बहुत अच्छा, आप अच्छा संचालन करते हैं और बढ़िया, मतलब स्कूल वालों का बहुत अच्छा आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और इसलिए मैं आपका स्वागत करता हूँ। माननीय व्यक्तिगत बात नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश की स्थिति हम देखें और आप खुद बताइए, स्वीकार करिए कि आप सब लोग प्राइवेट में पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते। माफिया उनको बोलो आप जो 12 लाख रुपए फीस लेते हैं साल की, जो 15 लाख रुपए फीस लेते हैं, उनको बोलेंगे तो चलेगा? पूरा करें जी, मैं अच्छी बात बोल रहा हूँ। हमारे मंत्री जी ने भी बोला, थोड़ा सा मुझे अच्छा बोलने दीजिए सभापति जी, क्योंकि इनकी बात कोई नहीं रखता है, वो हमेशा पीड़ित रहते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है और सरकार से भी निवेदन है कि नियम कानून संविधान जरूर बनाना चाहिए और सबको पालन करना चाहिए और पालन करते हैं। आप देखिए, जब प्राथमिक की मान्यता लेते हैं या मिडिल की मान्यता लेते हैं तो जिला शिक्षा अधिकारी मान्यता देते हैं, बोर्ड की मान्यता लेते हैं तो यहाँ भोपाल में बैठे बोर्ड के अधिकारी मान्यता देते हैं और सब जगह समितियां बनी है, सब मान्यता के कानून बने हुए हैं। फिर भी नई नई समितियां बनाने की जरूरत क्या है? और नीचे से चंदा वसूली की कार्रवाइयां और चालू हो जाएगी। 1 समिति, 2 समिति, 3 समिति, 4 समिति, सब जगह उसको शिक्षा विभाग बेचारे स्कूल वालों को उसका भरपाई करना पड़ेगा। तो ये चीजें नहीं हो, अच्छी शिक्षा हो। आप मापदंड रखिए कि आपका 5 एकड़ में स्कूल है तो ये फीस रहेगी, आपका 2 एकड़ में स्कूल है तो ये फीस रहेगी। अच्छा दोगने जी, आप बता दो आपके यहाँ फीस कितनी है? मेरे यहाँ फीस है, मेरी फीस है 1 लाख रुपए 12वीं वालों की, छात्रावास सहित फीस है। आप जाके देख लीजिए। ये 1 लाख रुपए कितने ज्यादा है? व्यक्तिगत पे नहीं है, 1 लाख रुपए कितने ज्यादा है? अपनी बात रख ले लीजिए, अपनी बात रख ले। गरीब के हिसाब से तो 1 लाख रुपए बहुत ज्यादा होते हैं दोगने जी। छात्रावास सहित फीस है। सभापति महोदय, मेरा ये कहना है कि इनका भी संरक्षण किया जाए। आप उद्योगपतियों को इतना लाभ दे रहे हैं, उद्योगपतियों को सब्सिडी दे रहे हैं, 40% पे लोन दे रहे हैं। शिक्षा विभाग वालों को क्या दे रहे हैं? जो शिक्षा में काम कर रहे हैं दिया, उनको भी वो भी रोजगार देते हैं, लोगों को शिक्षा भी दे रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, रोजगार भी दे रहे हैं, पर इसके बाद भी इनको कुछ नहीं दिया जाता। इसलिए मेरा सभापति महोदय, सरकार से आपके माध्यम से निवेदन है कि ये समितियां जो बन रही है वो इससे काम करें और लोगों को लाभ दे, जिससे ये शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम करें, प्रोत्साहित करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आप क्षमा करें बेटिए, श्री राजन मंडलोई जी नहीं है, राजन मंडलोई जी प्रारंभ करें। धन्यवाद सभापति महोदय। चल आप योगदान न करें, आप कृपया बेटे क्षमा करें बेटे, प्लीज 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 सहयोग करें बेटिए। आपकी बात पूरी हो गई दोगने जी। धन्यवाद सभापति आपकी महोदय। बात हो गई पूरी। मैं मंडलोई जी प्रारंभ करें। धन्यवाद। मैं बहुत अच्छा आपने बोला है। ये जो बोल रहे हैं, मिडिल क्लास के बच्चे आजकल प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं और उनको बहुत परेशानी होती है और इसलिए आपने बड़ा अच्छा स्कूल वालों का विषय रखा है। मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं तो निश्चित शिक्षा क्षेत्र में सुधार होगा। धन्यवाद। धन्यवाद दोगने जी। मैं माननीय मंत्री जी और सरकार से निवेदन करता हूं कि जब जन कल्याणकारी सरकारें बन रही है तो जन कल्याणकारी सरकार का दायित्व है और बजट भी पर्याप्त है तो बजट को बढ़ाकर क्यों नहीं निजी स्कूलें पूरी तरह से बंद हो जाए। क्योंकि दिक्कत यह है कि आज जो सक्षम लोग हैं, आर्थिक रूप से संपन्न लोग हैं, वो तो निजी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा लेते हैं, लेकिन गरीब तबके के बच्चे कहाँ पढ़ पाते हैं? हमारे आदिवासी दलित के बच्चे छोटी छोटी स्कूलों में जहाँ टीचर नहीं है, सरकारी स्कूलों में पटन पे खा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो बच्चे क्या कंपटीशन कर पाएंगे जो लाखों 15-15 लाख प्रति वर्ष की स्कूलों में पढ़ रहे हैं? ये क्या संभव नहीं है? अब इतने समय हो गया है तो एक जैसी स्कूल, एक जैसा शिक्षा प्रणाली सबके लिए लागू हो और एक ही क्षेत्र में आने वाले स्कूल, चाहे वहाँ कलेक्टर रहता हो या चपरासी रहता हो, किसान रहता हो या मजदूर रहता हो, गरीब रहता हो या अमीर रहता हो, उसके सभी बच्चे एक ही छत स्कूल के नीचे, एक ही छत के नीचे बैठकर पढ़े तो सबको एक जैसी शिक्षा मिलेगी, एक जैसी व्यवस्था होगी उनके लिए। अब प्राइवेट स्कूलों को आरटीई के अंदर हम एडमिशन दिलाते बच्चों को, तो वहां कितनी दिक्कत खड़ी होती है
सिर्फ शैक्षणिक शिक्षण माफ होता है, इसके अलावा उनको जो बताया पहले भी कि जहां से किताबें लेना, जहां से ड्रेस लेना, सब फिक्स है। उन्हीं स्कूल संचालक की दुकान है, वहीं से आपको सब लेना पड़ेगा। इसके अलावा जो सिर्फ शैक्षणिक फीस माफ की जाती है, इसके अलावा जो पुस्तकालय चार्ज, प्रयोगशाला चार्ज, कंप्यूटर चार्ज, खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, साहित्यिक गतिविधि, उसके नाम से अलग अलग पैसे लेते हैं। और यदि पेरेंट्स गरीब तबके का जिन्हें आरटी में एडमिशन कराया पैसे नहीं दे पाता तो उसका सीएनसी नहीं दिया जाता। कांग्रेस के विधायक तय तो कर लें कि प्राइवेट स्कूल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उनको संरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। हमारे गोदाने साहब कह रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल को संरक्षण मिलना चाहिए, ये कह रहे हैं उनकी दुकान बंदी कर देना चाहिए। बिल्कुल, यदि जन कल्याणकारी सरकारें हैं और पर्याप्त बजट है हमारे पास, तो हम सबको बच्चों को, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, सीएम राइस स्कूल इसलिए खोल रही है। विषय का रिपीटेशन ना करे, मुख्य बिंदु रख दे, मुख्य बात को रख दे, बार बार रिपीट करना करे विषयों का। यही है कि भाई बच्चों को जब प्राइमरी में एडमिशन मिलता है, वहां से लेके पीजी यूजी तक पूरी तरह से निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा हर बच्चे को मिलना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। मेरा यही है। और यह है कि इस फीस के सुधार में जो कार्यक्रम चला रहे हैं, तो पहले ही आरटी के अंदर बहुत सारे प्रावधान दिए हुए हैं, उनका पालन भी करवाया जाना चाहिए। और जो समिति बार बार बनेगी तो निश्चित तौर पर जो प्राइवेट स्कूल है वो ठेकेदारी चलेगी, यहाँ से वहां तक फीस उनको रिश्वत के रूप में मांगी जाएगी, तभी उनको अनुमति और परमिशन दी जाएगी, कई रुकावट होगी। साहब बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मैं एक इस बात पे कहना चाहता हूँ कि सभी प्राइवेट विद्यालयों का और शासकीय विद्यालयों का सिलेबस एक होना चाहिए, जिससे जो पालकों पर बोझ बढ़ता है वो कम हो जाए। श्री हेमंत कटारे जी। माननीय सभापति महोदय, ये जो विधेयक लाए जाते हैं या विधेयकों में संशोधन लाए जाते हैं, उनका उद्देश्य बड़ा पवित्र होता है। निश्चित ही सुधार, शिक्षा के स्तर के सुधार के लिए लाए जा रहे हैं, ऐसी आशा है। विभाग के जो सर्वोच्च पद पे कह लें या सर्वोच्च संवैधानिक पद पर कहूंगा मैं, जो स्थापित होते हैं आदरणीय मंत्री जी और हमारे शिक्षा मंत्री जी, मैं उनका सम्मान करता हूं, परंतु सर्वोच्च पद पे स्थापित व्यक्ति उस पद पे रहते हुए जब ये बात कहें अतिथि शिक्षकों के लिए कि मेहमान बनकर आओगे तो घर पर कब्जा करोगे क्या? मैं इसको फिर से दोहरा देता हूं। बोलिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कह रहा था कि जो शिक्षा मंत्रियों सर्वोच्च पद होता है उस विभाग का, और सर्वोच्च पद, संवैधानिक पद पर जब बैठे हुए व्यक्ति, जिनका मैं सम्मान करता हूं, परंतु कुछ ऐसी बातें उन्होंने कही, वक्तव्य मीडिया के सामने दिया, और उन्होंने कहा अतिथि शिक्षकों के लिए कि मेहमान बनकर आओगे तो घर पर कब्जा करोगे क्या? मैं इस बात के लिए मैं निंदा करता हूं सदन के अंदर, और मैं आग्रह करता हूं, स्लिप ऑफ टंग सबसे हो सकता है, हमसे भी हो जाता है, कई बार बड़बुलापन हो जाता है, जबान फिसल जाती है, लेकिन अतिथि शिक्षकों के सम्मान में मुझे लगता है उनको खेद व्यक्त सदन के अंदर करना चाहिए। मैं ऐसी उनसे आशा करूंगा। अतिथि शिक्षकों को जो वायदे पहले किए, अतिथि शिक्षकों इस बिल में मैं क्यों बात कर रहा हूं ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि शिक्षा का स्तर तब बेहतर होगा जब शिक्षक बेहतर होंगे। आप प्रतिपक्ष के उपनेता हो, हम लोगों को बिल पर केंद्रित करना चाहिए। मैं उस बिल पर ही केंद्रित होकर के बात कर रहा हूं, लेकिन जब तक शिक्षा का स्तर कैसे सुधरेगा माननीय अध्यक्ष जी? शिक्षक अच्छे नहीं होंगे तो क्या शिक्षा का स्तर बेहतर हो सकता है? मैं बिल की भी बात आपसे एक दो बिंदु कह दूंगा, लेकिन शिक्षा का स्तर अगर सुधारना है, शिक्षक अच्छे होने चाहिए। और जो अतिथि शिक्षकों को चुनाव के पहले वायदे किए थे, जो पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जो वायदे किए थे, बड़ी बड़ी मन से बातें कही थी कि अतिथि शिक्षकों को जो है हम ऐसे रेगुलर करेंगे, इतने % लिया जाएगा, अब वो वायदा खिलाफी नहीं होनी चाहिए। मेरा आपसे आग्रह है कि उन सभी वायदों को पूरा किया जाना चाहिए। बिल के अंदर के में मैं दो बिंदु कह देता हूं, क्योंकि माननीय सदस्यों ने लगभग सारी बातें कह दी हैं। प्राइवेट स्कूल, इनमें दो चीजें मुझे लगता है जिन पे गंभीरता से विचार होना चाहिए, जो बिंदु अभी नहीं शामिल हुए, बस वो बता रहा हूं कि जो गणवेश और पुस्तकें हैं, इनमें कमीशन खोरी खुलेआम चलती है। स्कूलों की दुकानों पहले से बंधी हुई है, यदि उन दुकानों से पुस्तकें और गणवेश नहीं ली जाती हैं तो उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता बच्चों के साथ, या बाध्य किया जाता है लेना, वहां मोटे मोटे कमीशन बंधे होते। इसके लिए आपको विचार करना चाहिए माननीय मंत्री जी। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि इस बिल के इस संशोधन के अंदर जो है, मैंने पढ़ा तो उसमें दो तरह की फीसों का, वैसे तो तमाम सारी फीसों का उल्लेख था, लेकिन दो तरह की फीस का विशेष उल्लेख किया गया अलग अलग।
एक थी वाचनालय फीस और एक थी पुस्तकालय फीस। मैंने आज तक माननीय अध्यक्ष जी जितनी भी लाइब्रेरी देखी है, चाहे ये विधानसभा की लाइब्रेरी हो चाहे बाहर की लाइब्रेरी, मैंने कम से कम 50 लाइब्रेरी देखी, लेकिन कभी भी मैंने ऐसा ये कल्चर नहीं देखा है कि लाइब्रेरी के अंदर ही वाचनालय शामिल होता है, उसकी अलग से फीस वसूली जाए। मैं समझता हूं इसको संशोधन करना चाहिए बिल में, क्योंकि अगर वाचनालय की अलग से फीस, वाचनालय क्या होता है, 2 टेबल लगा दी, 4 कुर्सी लगा दी, वहां पे बैठेंगे, वो अपनी स्टडी करेंगे, इसकी अलग से फीस नहीं प्रावधान होना चाहिए। एक तरह की लूट की छूट है, मैं समझता हूं उसमें विचार करना चाहिए माननीय मंत्री जी को। प्राइवेट स्कूलों पर जितना ध्यान है, पहले शासकीय, क्या पहले हम अपने घर को साफ करें फिर हम दूसरे के घर को देखें? शासकीय स्कूलों की बात तो कर ही नहीं रहे, सीएम राइज स्कूलों की बात नहीं कर रहे। शिक्षा का क्या स्तर है? पहले सब लोग सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे, आज मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, 230 विधायक हैं जो अभी यहाँ सब तो नहीं उपलब्ध है, क्या 230 विधायक में से किसी का भी बेटा अगर इस शासकीय स्कूल में पढ़ रहा हो तो कृपया मुझे अवगत कराइएगा। शासकीय स्कूल में कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों को, अपने परिवार के लोगों को भर्ती करने से बच रहे हैं। हमारे सदस्य फुंदेलाल मार्को जी ने भी ये बात कही थी, लेकिन मैं चाहूंगा उनका स्तर बेहतर करने के लिए हमको कदम उठाने चाहिए। और यदि इसमें आप हमारे सुझाव भी चाहेंगे तो ऐसा नहीं सिर्फ आरोप लगा रहे, आप हमें कहेंगे तो हम भी शामिल होकर के सुझाव देंगे, लेकिन मेरा आग्रह है कि इस पर ध्यान देना चाहिए। मैं इस संशोधन का आंशिक समर्थन करता हूं, यदि इसमें और बेहतर थोड़े सुझाव लेकर के लाएंगे तो मैं इसका पूर्ण रूप से समर्थन करूंगा। इसलिए इस पर एक बार पुनर्विचार करके इसको लाना चाहिए। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आंशिक का मूल्यांकन कैसे होगा, ये एक विचार का के सदस्यों ने, माननीय अध्यक्ष महोदय, उनके सदस्यों ने अलग अलग मत दिए थे, इसलिए उपनेता ने ऐसा बीच का रास्ता निकाला है। माननीय अध्यक्ष जी, आज मध्य प्रदेश निजी विद्यालय संशोधन विधेयक 2024 के समर्थन में मैं अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूँ। इस विधेयक के माध्यम से जो जानकारी है कि मध्य प्रदेश में 34,652 निजी विद्यालय हैं। इन विद्यालयों के वर्गीकरण, उनकी फीस, उनके परिवहन, इस पर सरकार का ध्यान गया है, स्वागत योग्य है। देश की आज़ादी के बाद जब शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार था, तब से लेकर के ऐसी क्या हमारी कमियां उस समय के उस दौर से रही होंगी कि निजी विद्यालय न केवल आए वरन धीरे धीरे पूरे शिक्षा में जिन जिन शब्दों का इस्तेमाल मेरे से पूर्व के वक्ताओं ने किया, ऐसे रूप में उन्होंने अपने आप को स्थापित किया। स्कूल की वो कमियां आज 77 साल देश की आज़ादी को हो गए, मध्य प्रदेश में भी स्कूलों में हमने भी प्राइवेट स्कूलों को कभी देखा भी नहीं, कभी एक आधा कोई स्कूल दिखता था। हम शासकीय विद्यालय में पढ़े, प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला और यहाँ तक कि उच्चतर माध्यमिक शाला और कॉलेज तक में शासकीय व्यवस्थाओं के अंतर्गत चले, लेकिन धीरे धीरे एक जाल सा बन गया है। लोगों को लगा कि अच्छी अगर पढ़ाई हो सकती है तो निजी विद्यालय में हो सकती है। बस यहीं से अध्यक्ष जी स्थितियाँ बिगड़ना शुरू हुई और उसके कारण निजी विद्यालय न केवल अपनी मनमानी करने लगे, वो बाध्य करने लगे कि इस आपको यहाँ से ही ये इतनी तो फीस लगेगी, इसके साथ यहाँ से आपको किताबें खरीदनी होंगी, यहाँ से बसें खरीदने होंगे, तमाम चीज़ें चलने लगी। मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी को कि समय रहते उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को ठीक किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जो एक निश्चित स्थान से पुस्तकें खरीदने का जो मामला था उसको भी अंकुश लगाने का एक साहसिक काम किया और अभी जो मनमानी फीस लेने का काम निजी विद्यालय करते हैं 25,000 से नीचे वाले, एक बहुत छोटी सी आय वाले व्यक्ति को भी लगता है, एक मजदूर गरीब को भी लगता है कि मैं अपने बच्चे को अगर शिक्षा दूं, अच्छे स्कूल में पढ़ाऊं, प्राइवेट स्कूल को प्रेफर करता है। इसके कारण ये उस कमजोरी का लाभ उठाते निजी विद्यालयों ने जिस तरह से मनमानी की है उसको रोकने का ये प्रयास है। मैं मानता हूं कि सरकारों की कमियों के चलते ये निजी विद्यालयों ने अपना स्थान बनाया, लेकिन उन्होंने शिक्षा में अपना योगदान दिया, उसको भी नहीं बुलाया जा सकता। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम कैसे अंकुश लगा करके उस सीमा में उनको ये बाध्य करें कि वो परिवहन की फीस मनमाने तरीके से नहीं लेंगे, वो जो उनको विद्यालय का पाठ्यक्रम है वो निश्चित स्कूल से ही खरीदेंगे, ऐसा नहीं होगा। इसके साथ ही जो अलग अलग विसंगतियां आती थी
जिला स्तर की समिति अपना एक विचार कर रही है, उसके बाद आयुक्त के स्तर पर प्रदेश स्तरीय समिति है, उसमें भी अगर कहीं दिक्कत आती है तो इसको दूर करने के लिए मध्य प्रदेश स्तर की माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में जो एक समिति बनी है वो उनको दूर करके उन परेशानियों को उनको आगे बढ़ेगी। इसमें अभिभावक भी संतुष्ट होगा और विद्यालय की भी परेशानियां दूर होगी। मध्य प्रदेश में मैं मानता हूं कि आज 290 सीएम राइज स्कूल है जिनकी शिक्षा की गुणवत्ता बाकी निजी विद्यालयों से भी कहीं बेहतर होगी। मैं एक माननीय मंत्री जी के साथ अपने क्षेत्र के एक विद्यालय में गया, वो सीएम राइज स्कूल में एक बच्ची जो निजी विद्यालय छोड़ करके वहां आई और उसने अपना अनुभव कथन किया माइक पे खड़े होकर के, माननीय मंत्री जी भी उपस्थित थे। उसने कहा जो पढ़ाई हमारी वहां होती थी निजी विद्यालय में भारी भरकम फीस के साथ, अब यह फीस नहीं लगती और इसके बाद पढ़ाई का स्तर इतना बेहतर है। उसने जो अंग्रेजी के साथ अपना भाषण दिया, उसने कहा इसी विद्यालय में मुझे ये विद्या अर्जित हुई है और मैंने यहाँ भाषण दिया है जो बोल रही हूं मैं अंग्रेजी में। तो मुझे लगता है कि अब वो समय एक बड़े परिवर्तन के रूप में आया है। माननीय प्रधानमंत्री जी को भी आज इस सदन के माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आरटीआई के जो शिक्षा के अधिकार के साथ ही जो हमारा मौलिक अधिकार है, उन्होंने चाहे एक्सीलेंस कॉलेज के रूप में मध्य प्रदेश के 55 जिलों में पीएम एक्सीलेंस कॉलेज दिया हो, चाहे मध्य प्रदेश की हमारी सरकार और सीएम राइज स्कूल को बढ़ाना चाहती है। हम धीरे धीरे शिक्षा के स्तर को बेहतर करते जा रहे हैं और उसमें भी निजी स्कूलों की मनमानी को रोकने के नाते से यह प्रयास है। मैं इसकी प्रशंसा करते हुए इस विधेयक का समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि इसमें बड़ा परिवर्तन होकर के और भी जो कमियां हैं, फीस के नाम पर जो फीस ली जाती है तो वहां खेल का मैदान है, वहां अदर एक्टिविटीज के लिए स्थान है कि नहीं, कितने भाई कितने का कमरा होना चाहिए, कितने बच्चे पढ़ना चाहिए और उन बच्चों के पढ़ने के साथ ही उनके मनोवैज्ञानिक उनका मन मस्तिष्क अच्छा बना रहे, ये भी उस विद्यालय के साथ मुझे लगता है माननीय मंत्री जी इस विधेयक के साथ उसको देखेंगे। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश को जिस ऊंचाई पर ले जाने का काम डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार में हो रहा है, शिक्षा मंत्री जी उसमें और गुणवत्ता लाते हुए इन विधेयकों के साथ और भी जो कमियां महसूस की जाती है उसको भी दूर कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। मध्य प्रदेश निजी विद्यालय फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन संशोधन विधेयक 2024 एक छोटा विधेयक सदन में आंशिक संशोधन के साथ आया था, लेकिन स्वाभाविक रूप से शिक्षा माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी का भी प्राथमिकता के क्रम में एक विषय है और मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय सदस्यों ने भी उसे बहुत प्राथमिकता के क्रम में रखा। फूल सिंह बरैया जी से लेकर आदरणीय अभिलाष पांडे जी, आदरणीय राजेंद्र भारती जी, फुंदेलाल मार्को जी, ओमकार मरकाम जी, दोगने जी, मंडलोई जी, हेमंत कटारे जी और आखिरी में आदरणीय सबनानी जी ने बहुत विस्तार से इन विषयों को छुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से एक बात बहुत जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि इस देश में 2014 के पहले की मान्यताएं और कार्यपद्धति और 2014 के बाद की मान्यताएं और कार्यपद्धति, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। और पिछले 30 वर्ष के सार्वजनिक निर्वाचन के जीवन का उस अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं कि अगर शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता को सामने रखकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने नई शिक्षा नीति जो इस देश में लेकर आए, मैकाले की सैकड़ों साल पुरानी शिक्षण पद्धति, ऐसी जंग लगी पद्धति जो ज्ञान तो दे रही थी लेकिन रोजगार और अनुभव बच्चों को देने में नाकामयाब थी, उस पद्धति को अलग करके नई शिक्षा नीति लाए और देश में मध्य प्रदेश वो महत्वपूर्ण राज्य है जो लगातार नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन पर काम कर रहा है। हमारे माननीय सदस्यों ने
दो तरह से हमारे कांग्रेस के साथियों ने भी जो बात रखी, तो आधे सदस्यों का मत था कि इसमें आक्रामक रवैया अपनाना चाहिए प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को लेकर। आधे लोग कह रहे थे कि चूंकि उन बच्चों को ज्ञान देने का काम करते हैं, शिक्षण देने का काम करते हैं, इसलिए उनके साथ नरमी का रुख होना चाहिए, उनके साथ आदर का भाव होना चाहिए। हमारे साथी सदस्यों ने भी कहा कि शिक्षण व्यवस्था के मामले में किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। बच्चों की सुरक्षा, बच्चों के शिक्षा का स्तर, उनको उपलब्ध होने वाली सुविधाएं, उसमें किसी किस्म की कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। इस बात की चिंता हमारे माननीय सदस्यों ने बहुत विस्तार से रखी। मैं सदस्य को बहुत जिम्मेदारी से अवगत कराना चाहता हूं कि जो नया हमारा जो विधेयक हम इस सदन में लेकर आए, पहले मैं उनके विषयों को थोड़ा विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा, जिससे किसी किस्म का जो आपके मन में संदेह है, शंका है, उसका निराकरण हो। माननीय अध्यक्ष जी, वर्तमान में लगभग 34,000 के आसपास निजी विद्यालय हमारे प्रदेश में शिक्षण देने का काम कर रहे हैं, और मध्य प्रदेश में 1,25,27 लाख हमारे बच्चे हैं, जिनमें 85-86 लाख बच्चे शासकीय स्कूलों में पढ़ते हैं और बाकी 35-36 लाख बच्चे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं। तो निजी संस्थाएं, उनका योगदान जैसा दोगने जी कह रहे थे, उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है कि वो निरंकुश ना हो। निजी संस्थान चलाना एक समिति का दायित्व है, उसका व्यवसायीकरण ना हो, इस बात की चिंता सरकारों को, विभागों को करना चाहिए, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस प्रदेश में शिक्षा विभाग हमारा कर रहा है। जो हम विधेयक लेकर आए, पिछले वर्ष आपने देखा होगा, जैसा अभिलाष पांडे जी ने बहुत विस्तार से उस बात को रखा है कि कोई भी विद्यालय कितनी भी फीस बढ़ाता था, कानून थे लेकिन उनका पालन नहीं होता था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने चूंकि पहले उच्च शिक्षा विभाग में मंत्री रहे, उन्होंने कहा कि इनको बहुत माइन्यूटली मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता है, और मध्य प्रदेश के इतिहास में शायद पहला हमारा एकेडमिक ईयर जो खत्म होने जा रहा है, इसमें पहला वर्ष है जिसमें बड़े जी ने कहा था कि पालकों की चिंता नहीं होती। पहली बार मध्य प्रदेश में स्कूल के खाते से 200 करोड़ रुपए से अधिक की राशि पालकों के खाते में वापस करने का काम अगर किसी ने कराया है तो हमारी माननीय मोहन यादव जी की सरकार ने कराया। स्कूलों को किस तरह का वित्तीय उनकी व्यवस्था है, एक वो स्कूल है जो बच्चों को राइट टू एजुकेशन के तहत, या वो बेरोजगार नौजवान जो गांव में छोटी शाला खोल लेता है, अपना पेट पालन भी करता है, रोजगार भी देता है, बच्चों को शिक्षा का काम देने का काम करता है, एक इस तरह का विद्यालय है। और एक ऐसे विद्यालय है जिनकी फीस लाखों रुपए में है। हमारी सरकार ने ये तय किया कि मध्य प्रदेश के वो 21,000 स्कूल जो छोटे छोटे कस्बों में, गाँव में चल रहे हैं, जिनकी फीस कहीं 10,000 है, 12,000 है, 24,000 है, एक निर्धारण किया कि 25,000 से नीचे के जो फीस लेने वाले स्कूल्स हैं, उनकी हर जानकारी अपलोड करना, छोटी छोटी जानकारी देना, अधिकारियों का बार बार उनको जाके किसी किस्म की जानकारी लेने के मामले में हस्तक्षेप करना, और मॉनिटरिंग नहीं हो पाती थी। 34-35,000 प्राइवेट स्कूलों को शासकीय मतलब लगातार मॉनिटर करे, साथ में शासकीय जो स्कूल हमारे चल रहे हैं उनकी चिंता भी करे, ये दोनों काम नहीं हो सकते थे। तो हम लोगों ने इनको एग्जम्पशन दिया है, लेकिन वो केवल फीस के मापदंडों के लिए। 25,000 से कम फीस आप ले रहे हो लेकिन अनियमितता करोगे, इस बात की छूट नहीं दी हमने उनको। उन पर लगातार नजर रहेगी, और जो विभाग हमारा है, जैसे जो निजी हमारे स्कूल चल रहे हैं, उनको फीस अधिनियम के दायरे से बाहर होने वाले विद्यार्थी ये नहीं समझे कि हम उनको पूरा छूट दे रहे हैं, जो मर्जी वो काम करते रहें। उन शालाओं की मान्यता नियम 2017 यथा संशोधित 2020 तथा निःशुल्क बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 संशोधित 2023 के प्रावधान उन पर लागू होंगे, और इन विद्यालयों पर भी पर्याप्त नियंत्रण के साथ उनको संचालित कराने का काम विभाग पूर्व के वर्षों की तरह करता रहेगा। उनको किसी किस्म की इस पर रियायत नहीं दी जाएगी। दूसरा एक महत्वपूर्ण इसमें संशोधन है, एक नया हम लोग लेकर आए हैं ट्रांसपोर्टेशन को लेकर, जो बच्चों का परिवहन है उसमें अभी तक कहीं इसका प्रावधान नहीं था। वो बगैर विधानसभा के अनुमोदन के उसको हम अपने कानून के दायरे में नहीं ला पा रहे थे। तो स्कूल फीस लेते थे, फीस कम ले ली,
बस एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम खुद का डेवलप कर लिया, उसमें बहुत ज्यादा पैसा लेने लगी, तो उसको भी हमने इसके नियंत्रण के दायरे में लेकर आए हैं। अगर परिवहन व्यवस्था उसकी नहीं है, प्राइवेटली लोग कर रहे हैं, वो एक विषय अलग है, लेकिन अगर स्कूल परिवहन व्यवस्था संचालित करता है तो उसको पोर्टल के ऊपर जाकर चीजों को अपलोड करना पड़ेगा, जानकारी देनी पड़ेगी, अनावश्यक उसकी फीस नहीं ले सकता। जो मापदंड निर्धारित करेगी सरकार, जो आज विधेयक पास होने के बाद हमारे नियम उपनियम बनेंगे जिसमें आप सबके सुझावों की शामिल होने की संभावना रहेगी, क्योंकि आज विधेयक पास होगा, लेकिन जो बृहद रूप से जब ये कानून बनकर जाएगा तो उसमें उन सुझावों को भी हम शामिल करेंगे जिससे परिवहन व्यवस्था में भी जो स्कूल है वो निरंकुश ना हो पाए। तीसरी जो इसमें महत्वपूर्ण, माननीय अध्यक्ष जी, एक कमेटी थी, किसी किस्म की अनियमितता के लिए पहले जिला स्तर पर एक सुनवाई होती थी, अगर वहां पर उसको न्याय नहीं मिला तो राज्य स्तर पर जाता था, कमिश्नर की अध्यक्षता में एक कमेटी होती थी, वो निर्णय करती थी। लेकिन अगर यहाँ भी उसको न्याय नहीं मिला तो कहाँ जाए, खासकर वो पालक जो फीस वृद्धि को लेकर अगर शिकायत करते हैं उनका निराकरण नहीं होता तो कहाँ जाए। तो इसमें हम लोगों ने एक व्यवस्था में आंशिक परिवर्तन किया है कि इसको त्रिस्तरीय बनाया, क्योंकि डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में जितने सुनवाई के अवसर होंगे, जैसे हमारी न्यायालय रहती है एक नीचे की जेएमएफसी कोर्ट से लेकर डीजे और फिर हाई कोर्ट और आखिर सुप्रीम कोर्ट तक जाती है, ऐसे सुनवाई का अंतिम अवसर व्यक्ति को मिलना चाहिए, चाहे वो पालक हो, चाहे स्कूल संचालक हो या हमारा कर्मचारी हो। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक तीसरे स्तर का एक मैकेनिज्म यहाँ डेवलप किया है, जिसमें हमारे सर्वोच्च स्तर के 4-5 अधिकारी होंगे और मंत्री की अध्यक्षता में उसका निराकरण किया जाएगा। मैं एक बात आपके बीच में कहना चाहता हूँ, हमारे आदरणीय साथी मरकाम जी ने बहुत जोश में, और कई बार तो लगता है कि ये कि अपना सदन है या कहीं चुनाव में सभा चल रही है, तो उन्होंने 2-3-4 मुद्दे ऐसे रखे, मुझे लगता है कि वो उनका निराकरण भी होना चाहिए। आदरणीय बरैया जी ने यौन उत्पीड़न का मामला उठाया। हम लोग लगातार स्कूलों को बहुत बारीकी से मॉनिटर कर रहे हैं, सिस्टम में सुधार भी कर रहे हैं, और जो नीचे स्कूलों की सतत मॉनिटरिंग होती रहे उसके लिए भी कुछ अन्य व्यवस्थाएं कर रहे हैं। और जहां पर भी अगर दुर्भाग्य से कोई इस तरह की घटना होती है तो उसको सर्वोच्च प्राथमिकता के क्रम में उस संस्था को, दोषी व्यक्तियों को दंडित करने का काम हमारी मोहन यादव जी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस प्रदेश में कर रही है। और दूसरा, अगर इस तरह कहीं कोई उल्लंघन होता है तो उनकी मान्यताएं निरस्त करना, उनके खिलाफ कार्रवाई करना, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता के क्रम में है। राजेंद्र भारती जी ने एक विषय रखा था कि 40% बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं और वो शिक्षा देने का काम करते हैं, गरीब बच्चे वंचित हैं। जैसा राइट टू एजुकेशन में हमारे शिक्षा के अधिकार में प्रावधान है कि कोई भी प्राइवेट स्कूल है वहां पर SC, ST, OBC ये कोई विषय नहीं, बच्चा बच्चा है, किसी वर्ग का हो। ये हमारी सरकार ये सुनिश्चित करती है कि जाति के आधार पर किसी बच्चे के साथ व्यवहार नहीं होना चाहिए। सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर बालक हमारे देश का नागरिक, इस प्रदेश का नागरिक है, उसको इस तरह से उसके साथ व्यवहार हो, ये हमारी प्राथमिकता है। हर स्कूल में आने वाले बच्चे को राइट टू एजुकेशन में 25% बच्चे स्कूल की पेरीफेरी की अगर एडमिशन लेना है उनको, तो वो बाध्य है स्कूल उसको एडमिशन देने के लिए। अगर वो नहीं देता तो इसके लिए हमने एक शिकायत का एक प्रकोष्ठ व्यवस्था कर रखी है, जहां उसका हम निराकरण करने का काम करते हैं, ऑफलाइन भी करते हैं और ऑनलाइन भी करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, चूंकि समय भी बहुत हो गया, मुझे लगता है कि हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी भी चाह रहे होंगे, अभी एक आध दो विषय महत्वपूर्ण और हैं। मैं तो केवल एक चीज बताना चाहता हूं, 1 वर्ष में मतलब हम लोगों ने जो प्रयास किया है, एक शिक्षण, चूंकि शिक्षा पीढ़ियों को प्रभावित करने वाला विषय है, तो 1 साल के अंदर अभी ड्रॉप आउट की समस्या थी। हमारे उपनेता प्रतिपक्ष को बताना चाहता हूं, 5वीं पास होकर बच्चा जब जाता था वो कहां जाएगा किसी की जिम्मेदारी नहीं होती थी सरकार की। हम लोगों ने सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, आगामी सत्र से 5वीं का बच्चा पास होगा, उस प्रिंसिपल की जिम्मेदारी होगी कि उस बच्चे को लेकर जाएगा, 6वीं में शासकीय स्कूल में भर्ती कराएगा और उसकी आगे की पढ़ाई की व्यवस्था करेगा। इस बात की चिंता प्राचार्य करेगा, बच्चे के पालक नहीं करेंगे। 8वीं से 9वीं में बच्चा जब जाएगा
जब 8वीं में से 9वीं बच्चा जाएगा तो वो 8वीं का प्राचार्य चिंता करेगा। थोड़ा एक मिनट आप माननीय सुनने के बाद दो क्लास आप पूरा सुन आराम से सुनाएं। जो क्या करेंगे उसके थोड़ा 1-2 मिनट था। मालिको जी मेरी बात सुन लो, अगर आपको लगेगा तो मैं जवाब दूंगा। हम लोगों ने प्रयास किया, जैसे 8वीं के बाद बच्चा पढ़ने नहीं जाता, काम पे चला जाता है, तो उस मिडिल स्कूल के प्राचार्य की जिम्मेदारी होगी बच्चे को इंसिस्ट करे 9th में एडमिशन कराने की व्यवस्था करे, मार्कशीट है, टीसी है, क्या व्यवस्था करना है, इस बात की चिंता वो प्रिंसिपल करेगा, पालक नहीं करेंगे। इससे जो ड्रॉप आउट की समस्या होती थी, कई बार पालकों को स्कूल के चक्कर लगाने के कारण जो एक समस्या पैदा हो जाती थी, उससे निराकरण करने के लिए हम लोगों ने प्रिंसिपल की बाध्यता इसमें रखी है कि प्राचार्य ही बच्चे की चिंता करेगा और अगली क्लास में एडमिशन के लिए उसको प्रेरित करेगा। छात्रवृत्ति की बात हमारे माननीय सदस्य ने यहाँ पर करी थी। मैं बताना चाहता हूँ 14 दिसंबर 24 को अभी पिछले दिनों 335 करोड़ रुपए की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिंगल क्लिक से बच्चों के खाते में, लगभग 61 लाख बच्चों के खाते में सिंगल क्लिक में राशि उनके खातों में डालने का काम किया। बच्चों की छात्रवृत्ति किसी किस्म से कोई पेंडिंग नहीं है। दूसरा मेरा एक अनुरोध है कि जैसे अतिथि शिक्षकों की चिंता आपने करी, आप इसके आंकड़े निकलवा के देखें कि पिछले 6 सालों में, 6 इसलिए कह रहा हूं कि उसमें 1.5 साल का कार्यकाल आपका भी था, उस समय अतिथि शिक्षक कब लगे, कब बाहर हुए, संख्या कितनी थी। आज हमने मध्य प्रदेश में जो हमारे अतिथि शिक्षक काम कर रहे हैं, हमने लगभग 42,000 लोग शिक्षक का, या तो उनको हमने उच्च पद प्रभार में प्रमोट किया है या युक्तकरण में, जो हमारे सांसदों ने चिंता करी है, कहीं 2 बच्चे हैं 3 शिक्षक हैं, कहीं 40 बच्चे 1 शिक्षक हैं। मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि टीचर्स की उनकी पर्सनल कंसर्न लेकर पूरा पोर्टल के ऊपर उनकी चॉइस के आधार पर 42,000 लोगों को या तो प्रमोट किया है या उनको युक्तकरण से खाली शालाओं में भेजने का काम किया है। इसके बाद भी जो पिछले वर्ष हमारे अतिथि शिक्षक थे वो लगभग 68,000 अतिथि शिक्षक काम कर रहे थे। युक्तकरण के बाद हमने 70,000 से ज्यादा अतिथि शिक्षकों को एकोमोडेट किया है, उनको अलग अलग शालाओं में व्यवस्था देने का काम किया, पढ़ाने का काम कर रहे हैं। एक चीज और मैं आग्रह करना चाहता हूं आपसे कि हम लोगों ने आगामी वर्षों में जो एक सिस्टम डेवलप करने जा रहे हैं, वो जैसे अतिथि शिक्षक है, हम जुलाई में जाके सोचते थे इसको लगाना है, अगस्त में लग जाता था, वो खुश होता था। हमने तैयारी करी है, अतिथि शिक्षक को अप्रैल के महीने में हम तय कर देंगे कि आपने यहाँ पढ़ाने जाना है, उसके पास पूरा एकेडमिक ईयर उसके सामने होगा कि वो पढ़ाई के लिए इस सत्र में इस स्कूल में जाने वाला, सारी तैयारी अप्रैल में करेंगे। हमारी जो बुक्स हैं नए साल की, साल शुरू होने के पहले पाठ्य पुस्तक निगम हर स्कूल में किताबें पुस्तकें जो फ्री में दी जाती हैं वो भेजने का काम करेगा। यूनिफॉर्म, इस साल हमने यूनिफॉर्म, चूंकि हम उस समय लेट हो रहे थे, खरीद कर देने में समय लगता, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में यूनिफॉर्म का पैसा हमने डीबीटी से बच्चों के खातों में, उनके पालकों के खातों में ट्रांसफर किया। लेकिन अगले साल से सत्र चालू होने के पहले हर बच्चे को जो गणवेश फ्री में मिलती है वो हम उसको उपलब्ध कराएं, इस बात की चिंता भी सरकार कर रही है, उस पर हमने काम चालू किया है। तो बच्चों का जो सत्र है अप्रैल के महीने से शुरू हो और पूरा सीजन उसको सारी बुक समय पे मिले, यूनिफॉर्म समय पे मिले, साइकिल समय पे मिले, उसकी स्कॉलरशिप समय पे मिले। इसको सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर जो गुड गवर्नेंस हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है उसको साकार करते हुए हम लोग मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं। मैं विषय तो बहुत से हैं माननीय अध्यक्ष जी, लेकिन मैं केवल एक अनुरोध करना चाहता हूं कि शिक्षा के बेहतरीकरण के लिए, चूंकि अकेले सरकार का विषय नहीं है, इसमें आप सबका सहयोग, आप सबकी सलाह और आप सबका मार्गदर्शन भी बच्चों के आगे आने वाले सिस्टम में हमको लाभकारी होता है। मैं तो यही कहते हुए कि आप सब सर्वानुमति से बेहतर शिक्षा के लिए, पालकों के बेहतर सहयोग के लिए, बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए मध्य प्रदेश की हमारी सरकार ने माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में एक बिल लेकर आई है। आप इस सर्वानुमति से इस बिल को पास कराने में हमारा सहयोग करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए मैं अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। समस्या है, आप किया करो। 18 स्कूल का मैंने कहा था, आपने स्वीकृति को निरस्त कर दिया। मरकाम जी बैठिए कृपया। अध्यक्ष जी 18 स्कूल की स्वीकृति को निरस्त कर दिए। आपका दिमाग सिर्फ परिवहन विभाग में चलता है, स्कूल शिक्षा। प्रश्न यह है
कि मध्य प्रदेश निजी विद्यालय फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन संशोधन विधेयक 2024 पर विचार किया जाए। जो प्रस्ताव के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो प्रस्ताव के विपक्ष में हो कृपया ना कहें। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, हाँ की जीत हुई, हाँ की जीत हुई। अब विधेयक के खंडों पर विचार होगा। प्रश्न यह है कि खंड 2 से 7 इस विधेयक के अंग बने। जो प्रस्ताव के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो प्रस्ताव के विपक्ष में हो कृपया ना कहें। हाँ की जीत हुई, हाँ की जीत हुई। खंड 2 से 7 इस विधेयक के अंग बने। प्रश्न यह है कि खंड 1 पूर्ण नाम तथा अधिनियम सूत्र इस विधेयक का अंग बने। जो प्रस्ताव के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो प्रस्ताव के विपक्ष में हो कृपया ना कहें। हाँ की जीत हुई, हाँ की जीत हुई। खंड 1 पूर्ण नाम तथा अधिनियम सूत्र इस विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मध्य प्रदेश निजी विद्यालय फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन संशोधन विधेयक 2024 पारित किया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। प्रश्न यह है कि मध्य प्रदेश निजी विद्यालय फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन संशोधन विधेयक 2024 पारित किया जाए। जो प्रस्ताव के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो प्रस्ताव के विपक्ष में हो कृपया ना कहें। हाँ की जीत हुई, हाँ की जीत हुई। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। अध्यक्ष महोदय, पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन। अध्यक्ष महोदय, आज गोवा मुक्ति दिवस है और भारतीय जनसंघ ने गोवा मुक्ति के लिए आंदोलन किया था, जिसमें हमारे उज्जैन के एक प्रचारक थे राजा भाऊ महंकाल। वहाँ उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी। मैं उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ और गोवा की जनता को मध्य प्रदेश विधानसभा की ओर से बधाई भी देता हूँ। सदन भी उनके प्रति सम्मान प्रकट करता है। भी दोनों आंखें खोई थी हमारे रीवा के थे। अब 139 की चर्चा जो अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की चर्चा लगी हुई है। प्रदेश में किसानों को रबी फसल हेतु खाद नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में इसके लिए 1.5 घंटे का समय तय है और मैं समझता हूं कि आज ही इस चर्चा को पूर्ण करना है, ऐसी सभी की इच्छा है। इसलिए सभी महोदय, सबकी नहीं है, पर्याप्त समय चाहिए इसके लिए। सभी सदस्य जिन्होंने अपने नाम दिए होंगे वो चर्चा में भाग ले माननीय अध्यक्ष जी, इसलिए यह समय सीमा का ध्यान रखना निश्चित रूप से आवश्यक है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि अपने अपने क्षेत्र की बात को 2-2 मिनट में पूर्ण करेंगे तो सदन की कार्यवाही आगे चलाने में सहयोग होगा। माननीय अध्यक्ष जी, ये विषय बहुत सबके लिए महत्वपूर्ण है। मेरा आपसे निवेदन है कि आज चालू करके इसको कल तक भी चलाया जाए। हमारे पास बहुत सारे सदस्य हैं जो बोलने के लिए तैयार हैं और उनकी अपनी समस्या हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है कि इस 139 को आगे तक चलाने की कृपा करेंगे। उमंग जी, आप प्रारंभ करेंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, कल ये बोल नहीं पाए थे हमारे माननीय वरिष्ठ सदस्य, तो मैं श्री बाला बच्चन जी प्रारंभ करेंगे। बाला बच्चन जी को समय बता दीजिए कितने मिनट बोलेंगे, क्योंकि वो बिना ब्रेक की गाड़ी है। वो पहले टाइम निर्धारित हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि प्रदेश में किसानों को रबी फसल हेतु खाद नहीं। दोनों पक्षों के जो प्रथम वक्ता हैं वो कोशिश करेंगे 5 से 7 मिनट में उनकी बात पूरी होए। ठीक है माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कोशिश करूंगा। आपकी कृपा हो जाए, चाय नाश्ता भी कुछ मिल जाए। माननीय अध्यक्ष, ये क्या है? थोड़ा सा सभी लोगों का दर्द है। चाहे सदन की लॉबी में आप जाएंगे तो चाय आपको मिलेगी। वो पुराना रद्दी वाला सब वो अगर रात में चलाई थी बीवी बच्चों को भी हम बुला लेगा।
चलो बाला बच्चन जी चर्चा प्रारंभ करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में किसानों को रबी फसल हेतु खाद नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री उमंग सिंगार जी ने चर्चा जो सदन में मांगी, आपने चर्चा को स्वीकार किया और नियम 139 का अधीन अविलंबनीय लोक महत्व का विषय आपने माना और उस पर आपने हमको चर्चा के लिए समय जो दिया और मुझे भी बोलने का उसमें अवसर दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे हम लोगों की जानकारी में है पूरे मध्य प्रदेश में खाद की बड़ी दिक्कत है, बड़ी समस्या है, बड़ी किल्लत है और किसानों को बहुत समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। मैं समझता हूं कि ये विधानसभा में अभी जो प्रश्न लगे हैं, लगभग 1766 प्रश्न लगे हैं, उसमें बहुत सारे खेती किसानी और खाद की किल्लत से संबंधित प्रश्न थे। 200 करीब ध्यान आकर्षण लगे हैं, वो भी खाद की दिक्कत से संबंधित थे। तो मैं समझता हूं कि पूरे प्रदेश को इस तरह से कवर किया है खाद की समस्या ने और आपने इस विषय को एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया है और चर्चा करने के लिए आपने आज सदन में हम लोगों को जो अवसर दिया है, ये बड़ी बात है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निमाड़ के बड़वानी जिले से आता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी विधानसभा से मैं शुरू करता हूं। राजपुर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 16 से 17 सोसाइटियां हैं। पहले सोसाइटियों में भरपूर खाद मिलता था। किसानों के पास पहले साधन जो बैलगाड़ियां हुआ करती थी, बैलगाड़ियां भर भर के खाद ले जाते थे। बाद में ट्रैक्टर हुए, ट्रैक्टर की ट्रालियां भर भर के खाद ले जाते थे। लेकिन अब वो सोसाइटियों में खाद मिलना बिल्कुल बंद हो गया है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी में, आपके माध्यम से सदन की जानकारी में लाना चाहता हूं कि निमाड़ और मालवा में भी बांध बनकर खूब पानी उपलब्ध हो गया है। अभी 2-3 फसलें किसान लेते हैं, लेकिन खाद की दिक्कत के कारण जो उपज जो आना चाहिए, उत्पादन फसलों का जो होना चाहिए, वो उत्पादन नहीं हो पा रहा है। इस कारण सरकार इस ओर ध्यान दे, खाद उपलब्ध कराएं। खाद है, बीज है, दवाई है माननीय अध्यक्ष महोदय, तो निश्चित ही किसानों की उम्मीदें पूरी होगी। और मैं भी, आप सब इस बात को जानते हैं कि आप सब जो इस बात को कहते, खेती को लाभ का धंधा बनाने की बात करते हैं, तो अगर उन्हें खाद नहीं मिलेगा, समय पर अगर बिजली नहीं मिलेगी, पानी नहीं मिलेगा, अच्छा बीज नहीं मिलेगा, तो खेती लाभ का धंधा कैसा बन पाएगा? तो मोटी समस्या है। और इस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में 16 तारीख को विधानसभा का घेराव भी हुआ है, जिसमें हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय जीतू भाई पटवारी जी के नेतृत्व में, हमारी मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय उमंग भाई सिंगार जी के नेतृत्व में यहाँ विधानसभा का घेराव भी हुआ है। और जगह जगह भी किसानों के द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं और धरना भी दिए जा रहे हैं। उसके बावजूद भी खाद नहीं मिल पा रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी की जानकारी में बात लाना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी का बयान आता है, ये बयान और कालाबाजारी करने वाले, खाद की कालाबाजारी करने वाले को और उनके हौसले बुलंद करने वाले बयान आते हैं। माननीय मंत्री जी बयान देते हैं कि खाद की किल्लत या खाद की दिक्कत या खाद का संकट तो बोले इसलिए हो रहा है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, युद्ध स्टार्ट होने को लगभग 3 साल हो गए। 3 साल होने के बाद माननीय मंत्री जी अब बयान देते हैं। और हम अगर रूस और हिंदुस्तान की सरकारों की बात करें तो जो हमारे जो समझौते हैं, तो वो समझौतों के अंतर्गत हमारी भारत सरकार और रूस की सरकारों के काम हो रहे हैं। तो माननीय मंत्री जी, आप भी सोच समझ के बयान दे। दूसरी बात, आप जो बोलते हैं कि ये विभाग मेरे पास नहीं आता, ये विषय मेरे पास नहीं है, तो इससे किसानों में भी मायूसी हो रही है, कंफ्यूज किसान भी हो रहे हैं। और जहां तक मैं समझता हूं कि मंत्री जी खुद भी डबल माइंडेड हो रहे हैं कि यह विषय आपके अंतर्गत नहीं आता है, तो फिर विधानसभा जो चलती है, तो विधानसभा में जवाब कौन देता है? आज इसको कौन सुनेगा, कौन इसको जवाब देगी? इसकी अकाउंटेबिलिटी किसकी है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? तो माननीय मंत्री जी, जब आप इस तरह के जो बयानबाजी जो करते हैं, वो मैं समझता हूं कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बहुत विकराल स्थिति खाद की प्रदेश में जो बनी हुई है, ताजे उदाहरण है जो हम लोगों के सामने। आजकल मीडिया इतना स्ट्रांग हो गया है कि कोई भी बात, कोई भी घटना अगर प्रदेश या देश में, विदेशों में भी अगर होती है, तो कोई भी घटना छिपती नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये टीकमगढ़ जिला, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी का गाँव है, डूंडा से एक महिला खाद लेने आई थी, नेहा लोधी जी को महिला कांस्टेबल ने मारा है। यह सबकी जानकारी में है। वो खाद के कारण उनको मारा गया था। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार और माननीय कृषि मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ये कह के, ये पल्ला झाड़ के किसानों से, मैं समझता हूं कि किसानों को और नुकसान पहुंचाने की बात नहीं करे और कालाबाजारी करने वालों के हौसले भी बुलंद होते हैं। जहां तक मेरी जो जानकारी में माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आप कालाबाजारी को नहीं रोकोगे, जहां सरकार बैठती, प्रदेश की राजधानी भोपाल में बेरसिया विधानसभा क्षेत्र में एक
कृषि सेवा केंद्र के संचालक कमल सिंह गौर के विरुद्ध कालाबाजारी की जो एफआईआर हुई है, इसके बाद कोई हम सतना की बात कर ले, टीकमगढ़ की हम बात कर ले, शिवपुरी जिले की कोलारस की हम बात कर ले, जबलपुर की बात कर ले, जगह जगह माननीय अध्यक्ष महोदय खाद की समस्या को लेकर और खाद की कालाबाजारी को लेकर ये समस्याएं जो आ रही है, आपके उधर मैं बताना चाहता हूं कि दिल्ली और यूपी के जो कालाबाजारी करने वाले भी गाड़ियां भर के ट्रकें भर के खाद ले जा रहे हैं, लेकिन सरकार का बयान आता है कि यह हमारा विषय नहीं है, हमारा विषय नहीं है, हमारा विभाग नहीं है। तो माननीय मंत्री जी, इसको आप गंभीरता से ले तो मैं समझता हूं कि खाद की जो कमी है, कालाबाजारी है, उस पर रोक लग सकेगी और खाद किसानों को मिल पाएगा और उसके बाद किसान अपनी खेती को आय का लाभ का धंधा वो बना पाएंगे। ये माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आप लोगों आपके माध्यम से ये मेरा निवेदन है। दूसरी बात, एक नकली खाद का चलन खूब हो गया है, नकली खाद बाजार में आ गया है, कम खाद मिलता है, पहले 50 किलो खाद मिलता था, उसके बाद में वो 45 किलो की उसकी बोरी हो गई है, उसके बाद नकली भी खाद है और 45 किलो के बाद वो 40 किलो का भी अभी खाद होने लग गया है। तो किसान की चहुमुखी सभी तरफ से किसानों को मार पड़ती है, इसलिए माननीय मंत्री जी आप इस बात को ध्यान दें। और जहां तक मैं बात करूं उपचुनाव की, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तो दो जगह उपचुनाव थे, तो आपने 2 उपचुनाव में भरपूर खाद आपने उपलब्ध कराया, लेकिन आसपास के किसान खाद के लिए तरस रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी आपको दोनों जगह रिजल्ट देखने को मिल गए हैं। कि रिजल्ट क्या मिले हैं आप जानते हैं। एक जगह हमने बड़ा भाजपा का जो लिया है, एक मंत्री को हमने हराया है, 7 मिनट हो गए। और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय कृषि मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि माननीय कृषि मंत्री जी, जिस तरह से रामनिवास रावत जी के हाल हुए हैं, वो हम लोगों को छोड़ के गए और उधर जाके मंत्री रहते हुए जो चुनाव लड़े हैं और वो चुनाव हारे हैं। आप भी हमसे जब 2020 में अलग हुए थे, पीएचई मंत्री बने थे और आप भी हारे, तब ध्यान रखना, अगर खाद की पूर्ति अगर आपने नहीं की, किसान भूलने वाले नहीं है। और जब भी आप विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे तो आप इस बात को ध्यान रखना माननीय मंत्री जी, अवसर सबका आता है। हमने ध्यान आकर्षण लगाया है, प्रश्न लगाया, उसके बाद भी खाद की पूर्ति सरकार ने नहीं की माननीय अध्यक्ष महोदय। तो इस बात के लिए आप खाद की पूर्ति सुनिश्चित कराएं, किसानों को खेती का लाभ का धंधा बनने से न रोक पाए। ये ऐसा मेरा ऐसा माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से आग्रह है। मेरा 1-2 मिनट में माननीय अध्यक्ष महोदय, 7 मिनट हो गए माननीय अध्यक्ष महोदय, 1-8 मिनट में, मैंने स्टार्टिंग ही इस स्पीड से की थी, 1-8 मिनट में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दोनों सरकारें, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, दोनों बंदरबाट करने में लगी है। 20 सितंबर 2024 को उर्वरक कंपनियों को अनुमोदित और अधिसूचित दरों के अनुसार सब्सिडी प्रदान करने का केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है। क्या सब्सिडी सिर्फ कंपनियां जो खाद बनाती उनके लिए है? यह सब्सिडी इसलिए केंद्र सरकार ने दी है माननीय अध्यक्ष महोदय, आप तो केंद्र सरकार में रहे हैं, कि हमारे किसानों को कम रेट पे खाद मिल सके, उर्वरक मिल सके। मैं सदन के सभी सदस्यों जानना चाहता हूं, मैं प्रदेश के अन्य विधानसभा के विधायकों से नहीं, अपने मध्य प्रदेश के विधानसभा के विधायकों से, सदन के विधायक साथियों से पूछना चाहता हूं कि क्या आप लोगों को कम दर पे खाद मिल रहा है? किसानों को कम दर पे आपकी विधानसभा क्षेत्र में खाद मिल रहा है? जबकि 20 सितंबर 2024 को केंद्र सरकार ने कंपनियों को, खाद बनाने वाली कंपनियों को सब्सिडी दी है, तो कम दर पे हम लोगों को भी खाद मिलना चाहिए। जहां तक माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि केंद्र सरकार ने एक और निर्णय कर दिया है। 1 जनवरी 2025 से 12 से 15% खाद के रेट रेट और बढ़ जाएंगे। तो ये तमाम मुद्दे हैं, इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय मैंने ये बात को कही है कि चाहे वो राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, डबल इंजन की सरकार अपने आप को कहते हैं, दोनों सरकारें बंदरबाट करने में लगी है और किसानों के साथ छलावा और धोखा कर रही है। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, आने वाले समय में खाद की पूर्ति करें, किसानों को खाद मिले, किसान अच्छा उत्पादन ले सके और खेती लाभ का धंधा बन सके, यही हमारा आग्रह और निवेदन है। और कांग्रेस पार्टी के हमारे विधायक साथियों का भी यही आप लोगों से आग्रह है। लेकिन आपको तो चश्मा सत्ता का चढ़ा हुआ है, चश्मा के ऊपर में आप लोग मस्त हो। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, आपको खाद की कम जरूरत पड़ती है क्योंकि आप नगर निगम से आते हैं, इंदौर से आते हैं। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जो निवेदन है, हम लोगों ने जो ज्वलंत मुद्दा किसानों को जो उठाया है, खाद की पूर्ति करे, ये मेरा आपसे आग्रह है। धन्यवाद। और धन्यवाद। डॉक्टर राजेंद्र पांडे। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं माननीय बाला बच्चन जी के वक्तव्य सुन रहा था।
कल से परसों से भी सदन में बात आ रही है, जितना बार बार जोर जोर बोला जा रहा है, दोहराया जा रहा है, ऐसा तो मध्य प्रदेश में कहीं दिखाई दे नहीं रहा, ऐसा तो पूरे मध्य प्रदेश में कहीं महसूस हो नहीं रहा। हमें तो ये लग रहा है कि शायद कांग्रेस के पास में कोई मुद्दा नहीं है, शायद कांग्रेस के पास में कोई विषय नहीं है, पूरी तरह से विषयहीन हो चुकी है कांग्रेस, न कोई मुद्दा लेकर के आए। आपका समय आएगा, जावरा के पास महतपुर में ही है दिनेश जी, आप जावरा के पास विषयहीन होकर के जावरा के पास महतपुर में भी खास की कमी है। बैठ जाइए, कृपया बैठ जाइए, कृपया बैठ जाइए। चर्चा इस आपकी बात इसलिए हो रही। किसानों को फिर से छलावे में लेने का षड्यंत्र किया जा रहा है, किसानों को फिर से धोखे में रखने का यह षड्यंत्र किया जा रहा है। किसान एक बार तो आपसे धोखा खा चुके हैं, माफी 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 माफी, वो माफी कहाँ चलेगी? छलावे में आ गए, छलावे में आ गए, छलावे में अरे सुने तो बड़ी तकलीफ हो रही। अभी मेरे तो बोलना शुरू किया, आप परेशान हो रहे, अभी बोलना शुरू किया और परेशान हो रहे, हद हो रही है। थोड़ा धैर्य से सुने, शांति से सुने। अगर मैं सच बोलूं तो एक बात, एक जरा फिर आंकड़े देख लीजिए, फिर आप आंकड़े सदस्य अपनी बात रख रहे हैं, आपका नंबर आए तो आप भी अपनी बात रखें। मैं तो सीधा कह रहा हूं आपसे कि आपके पास मुद्दे नहीं है। अगर उपलब्धता की बात हो रही है माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे अधिक सर्वाधिक इन 5 वर्षों में अगर उर्वरकों की उपलब्धता रही है तो वो इसी वर्ष रही है, वर्ष 2024-25 में 60.71 लाख मीट्रिक टन का उर्वरक उपलब्ध करा गया। ये सर्वाधिक सबसे बड़ा आंकड़ा माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ा आंकड़ा है। सब आपका समय का देखें, बता दीजिए, आप देखिए, जोड़िए। अरे सुनिए तो सही, हद हो रही, सुनी नहीं रहे। वर्ष 2019-20 में 50.17 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का वितरण हुआ। वर्ष 2020-21-22 में 46.49 लाख मीट्रिक टन का हुआ। वर्ष 2022-23 में 48.79 लाख मीट्रिक टन तथा वर्ष 2023-24 में 54.5 लाख मीट्रिक टन का उर्वरक का वितरण हुआ था। सर्वाधिक जो वितरण हुआ है वो इसी वर्ष में 60.71 लाख मीट्रिक टन का उर्वरक का वितरण हुआ है। तो आप किस आधार पे कह रहे हैं? इन 5 साल में, बाला भाई, अगर आप कालाबाजारी की बात कर रहे हैं, यदि आप काला लगेगा, दिनेश जी, कमलेश जी, आपका भी नंबर आएगा फिर। ये लोग, मैं तो आपके सामने तथ्यात्मक बात रख रहा हूं, आपका नंबर आए तब अपनी बात बात रख रहा हूं। सर्वाधिक जो वितरण हुआ, सर्वाधिक खाद का वितरण हुआ, पूरा प्रदेश इस बात को जानता है। पूरे प्रदेश भर के समस्त जिलों में वितरण किया जा रहा है, लगातार वितरण हो रहा है। हो सकता है कि राज्य से लगी हुई सीमाओं में कुछ हमारे यहाँ का भी खाद जा रहा हो। अभी बाला बच्चन जी चिंता कर रहे थे कि कालाबाजारी हो रही है, चोरी हो रही है, अवैध भंडारण हो रहा है, अवैध परिवहन हो रहा है। उर्वरक पर अवैध भंडारण के लिए, अवैध परिवहन के लिए, कालाबाजारी के लिए, नकली उर्वरक विक्रय के लिए, अमानक उर्वरक नमूने आदि पर इन 8 से 10 माह में ही 86 FIR दर्ज हुई है माननीय अध्यक्ष महोदय। 86, छोड़ा नहीं गया किसी को, छोड़ा नहीं गया, किसी से साठगांठ नहीं की गई है। किसानों के हित का संरक्षण किया गया है, किसानों को कोई नुकसान ना हो, किसानों को कोई हानि ना पहुंचाई जाए। FIR 86 दर्ज हुई और ये 34 जिलों में कार्रवाई हुई थी माननीय अध्यक्ष महोदय। 34 जिलों में ये कार्रवाई की गई है। इसी के साथ साथ जब पूरा परिवहन की कठिनाई आई, अब हम सभी जानते हैं, लगातार सिंचित रकबा बढ़ता जा रहा मध्य प्रदेश का। 7 लाख हेक्टेयर एक जमाने में हुआ करता था, आज हम 48 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गए हैं। लगातार सिंचाई संसाधनों की व्यवस्था बढ़ती जा रही, लगातार तालाब डैम बनाए जा रहे हैं, लगातार सिंचाई योजनाएं बनाई जा रही है, किसानों को अनेक प्रकार के अनुदान दिए जा करके प्रोत्साहित किया जा रहा है।
एक समय हुआ करता था माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं गांव में जाता था और तब ऐसी बुरी हालत थी, दादा कितने बीघा जमीन है? भैया 50 बीघा जमीन है। सिंचाई कितने में कर रहा हूँ? भैया 30 बीघे में कर रहा हूँ। तो हम पूछते भैया यार 20 बीघा खाली क्यों छोड़ रहे हो? 20 बीघा किस बात के लिए खाली छोड़ रहे हो? कि भैया एक तो ऊपर वाला भी परीक्षा ले रहा है कि पानी नहीं आ रहा, और पानी आ भी जाए तो बिजली तो है ही नहीं, उसकी मैं सिंचित सिंचाई कैसे करूं? सिंचाई किससे से करूं? और हालात ये रहा करते थे कि अगर सिंचाई का समय आता था, थोड़े समय घंटे 2 घंटे जो बिजली आती थी, उस समय हर माता पिता अपने बेटे को खेत पर भेजा करता था कि जा खेत पर जाकर के बैठ, बेटा स्टार्टर के पास बैठा रहना, उठ मत जाना, और जैसे ही मोटर आए झट से स्टार्टर का बटन दबा देना, ऐसा नहीं कि पड़ोसी रामलाल मोटर का बटन दबा दे और अपन पिछड़ जाए, अपनी वैसी सुनी जमीन पड़ी रह जाए, खाली जमीन रह जाए। आज 1 इंच जमीन भी असिंचित नहीं रखी जाती माननीय अध्यक्ष महोदय। सिंचित रकबा लगातार बढ़ता जा रहा है, और सिंचित रकबा बढ़ने के कारण निश्चित रूप से खाद की आवश्यकता बढ़ती है, खाद की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। लेकिन इसी के साथ साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सदन के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को। उन्होंने हम सबका ध्यान आकर्षित किया किसानों को संरक्षण देने के लिए। हम हालात देख रहे हैं पंजाब की, हम हालात देख रहे हैं हरियाणा की, वहां पर जमीनों की जो हालत हो गई है, उसकी उर्वरा शक्ति समाप्त हो गई, उसकी क्षमता समाप्त हो गई। उर्वरा शक्ति लगातार उस तरह के खाद का अधिकतम उपयोग किए जाने के कारण खराब हो रही है। एक और इसी के साथ साथ में अनेक प्रकार की बीमारियां हो रही। उन्होंने नैनो खाद लाने का काम किया, नैनो खाद देने का काम किया, और जहां जहां पर जिन जिन खेतों में नैनो खाद का उपयोग किया गया है, प्रारंभ किया गया है, जैविक खेती करने वाले कई लोग इस बात को जानते हैं, देसी खाद के बारे में कई लोग जानते हैं, और देसी खाद के साथ साथ में इस तरह की नैनो खाद का भी अगर उपयोग उन्होंने किया है, वहां की जमीन की उर्वरा शक्ति भी बढ़ी है, और उसी के साथ साथ उनका उत्पादन भी बढ़ा है, उत्पादन की गुणवत्ता भी बढ़ी है, और वे बीमारियों से भी दूर हुए हैं। तो लगातार इस तरह के प्रयास किए जा रहे माननीय अध्यक्ष महोदय। और जब कठिनाई आई थी, क्योंकि लगातार उत्पादन बढ़ता रहा, अभी रबी की फसल आ गई, मक्का की फसल आ गई, मक्का की फसल आने के कारण भी निश्चित रूप से परिवहन की आवश्यकता हुई। 2-3 हमारे जो जिले हैं, छिंदवाड़ा जिला है, सिवनी जिला है, शिवपुरी जिला है, बैतूल जिला है, वहां पर रेक का मूवमेंट प्रभावित हुआ, और इसके कारण भी थोड़ा सा खाद लाने ले जाने में कठिनाई हुई। और इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को, माननीय मंत्री जी को, जिन्होंने तत्काल रेल मंत्रालय से, केंद्रीय रेल मंत्रालय से चर्चा की। इसी के साथ साथ केंद्रीय विभागों से उन्होंने वहां पर चर्चा की, उस रेक की व्यवस्था की, एक और खाद्यान्न का परिवहन भी किया जा सके, और एक और साथ साथ में खाद का भी परिवहन किया जा सके, सुगमता करते हुए तत्काल तत्काल कार्य मंत्री की निष्पक्षता देखिए। 28,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन उर्वरक का वितरण किया गया है। आप रिकॉर्ड देख ले, रिकॉर्ड चेक कर ले, 28,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन किया गया। तो आखिरकार फिर आप कैसे कह रहे हैं कि खाद की कमी है? आखिरकार आप किस आधार पर कह रहे हैं कि खाद का संकट है? और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि माननीय विपक्ष के द्वारा ये जगह अनावश्यक वातावरण बनाने की कोशिश की जा रही है। पूरे प्रदेश के किसानों को फिर से गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, उनके साथ छलावा करने की कोशिश की जा रही है। एक झूठा आरोप लेकर के, एक झूठा मुद्दा लेकर के कांग्रेस ने फिर से सदन में इस तरह का स्तन किया है। मैं उसका विरोध करता हूं, और मैं माननीय मंत्री जी के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और शासन के द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया उसका बहुत बहुत समर्थन करता हूं। धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया। श्री सचिन यादव जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने इस लोक महत्व के विषय को आज सदन में रखा और चर्चा का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको अपने दल की तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो डबल इंजन की सरकार है, इस डबल इंजन की सरकार के किसान विरोधी नीतियों के कारण आज पूरे देश का किसान और प्रदेश का किसान
आंदोलनरत है माननीय अध्यक्ष महोदय। आज आप देखें कि अपनी वाजिब मांगों को पूरी करने के लिए एक लंबे समय से हमारा देश का किसान हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डरों पर जमा हुआ है, लेकिन उसकी जो सुनवाई है माननीय अध्यक्ष महोदय, उसकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। एक अन्नदाता, एक किसान आदमी क्या चाहता है? हम सब किसान कल्याण की बात करते हैं, खेती को हम पिछले कई वर्षों से माननीय अध्यक्ष महोदय 2-3 नारे सुन रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। कभी हम सुनते हैं कि किसानों की आय को 2022 तक दुगनी करने का काम किया जाएगा। कभी हमें सुनाई देता है कि खेती को लाभ का धंधा बनाने का काम किया जाएगा। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, ये काम कब होगा? ये काम जब होगा माननीय अध्यक्ष महोदय, जब किसानों की जो आवश्यकता है, विशेष रूप से उसको जो आदान लगते हैं, जो इनपुट लगता है, उन इनपुटों की व्यवस्था अगर हम समय पर और गुणवत्तापूर्वक आदरणीय अध्यक्ष महोदय नहीं करेंगे, तब तक वो कल्पना को, किसान कल्याण की जो हम बातें करते हैं, उन बातों पर हम खरे नहीं उतर पाएंगे माननीय अध्यक्ष महोदय। अभी बड़े विस्तार से आदरणीय बाला बच्चन जी ने पूरे प्रदेश में जो खाद का संकट जिसने एक विकराल रूप ले लिया, उसके ऊपर बड़े विस्तार से माननीय अध्यक्ष महोदय ने चर्चा करी। मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा माननीय अध्यक्ष महोदय। आज जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में खाद का अभाव देखा गया, लंबी लंबी कतारें देखी गई, एक खाद की बोरी के लिए मेरे अन्नदाताओं को अधिकारियों के आगे गिड़गिड़ाता देखा गया माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके पैर छूते देखा गया माननीय अध्यक्ष महोदय। ये हम सबके लिए बड़ा चिंता का विषय है माननीय अध्यक्ष महोदय। बड़े पैमाने पर माननीय अध्यक्ष महोदय खाद की कालाबाजारी हो रही है। जो खाद 700 रुपए मिलना चाहिए वो 1300 रुपए में मिल रहा है माननीय अध्यक्ष महोदय। सचिन जी, समय का ध्यान रखो। जी हाँ जी, बिल्कुल। नकली खाद जो है किसानों को भेजा जा रहा है, नकली बीज दिया जा रहा है, नकली दवाइयां जो है किसानों को दी जा रही माननीय अध्यक्ष महोदय। और एक ये षड्यंत्र माननीय अध्यक्ष महोदय पूरे प्रदेश में चल रहा है, और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के लोगों का संरक्षण ऐसे लोगों को माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं खंडवा का उदाहरण देना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय। भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष मुकेश महाजन अपने घर में खाद बनाता है माननीय अध्यक्ष महोदय। पॉइंट ऑफ ऑर्डर मेरा अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, पॉइंट ऑफ ऑर्डर है, ऐसा व्यक्ति जो सदन में आकर अपना स्पष्टीकरण नहीं दे सके, उसके बाद कार्रवाई हुई है, उसका नाम सदन के अंदर नहीं लिया जा सकता, इसलिए इसको आप विलोपित करें तो बड़ी कृपा होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, कार्रवाई हुई है। नहीं, क्यों विलोपित किया है माननीय अध्यक्ष महोदय? उसने गुनाह किया, उसने किसानों को ठगने का काम किया माननीय अध्यक्ष महोदय। सचिन जी, समय पूरा हुआ भाई। माननीय अध्यक्ष ने अभी शुरू ही किया माननीय अध्यक्ष। नहीं, आप मैंने बताया ना, फिर आगे चलना। कालाबाजारी हुई माननीय अध्यक्ष महोदय। जिसकी 50 एकड़ भूमि है उसको 2-2 बोरी खाद दिया जा रहा माननीय अध्यक्ष महोदय। डीएपी मांग रहा है, उसको नैनो खाद दिया जा रहा, एनपीके दिया जा रहा माननीय अध्यक्ष महोदय। तो ये किस तरह से हम किसानों के कल्याण की बात कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय? और यही नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ मेरा जो किसान है, आज जो किसान का, देश का जो किसान जो आंदोलन कर रहा है माननीय अध्यक्ष महोदय, वो उसकी फसलों का उचित मूल्य, उचित दाम उसको मिले, इसलिए वो संघर्ष कर रहा है माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं इस विषय पर भारतीय जनता पार्टी का ये संकल्प पत्र है माननीय अध्यक्ष मेरे पास। इसमें सचिन जी पूर्ण करो। नंबर 26 पे मैं आशीष शर्मा जी को बुला रहा हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय। इसमें पेज नंबर 26 पर सरकार ने अपने संकल्प पत्र में लिखा है, हम गेहूं की फसल को एमएसपी के ऊपर बोनस प्रदान करके 2700 श्री आशीष शर्मा जी, श्री आशीष जी, धान की फसल को एमएसपी के ऊपर बोनस प्रदान करके 3100 रुपए में खरीदने का काम करेंगे माननीय। आज ये जो चर्चा माननीय अध्यक्ष महोदय, आखिरी किसानों जैसे माननीय अध्यक्ष महोदय, एक आखिरी विषय में इसका अपना स्थान ग्रहण कर लूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय। आखिरी बस किसानों के आशीष जी, आप महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज सदन में चर्चा चल रही है। महोदय, कल सदन में नदी, मैं ऐसा मानता हूँ कि भारत हमारा कृषि प्रधान देश है। सदन की जानकारी मध्य प्रदेश में लगभग 90 लाख से अधिक लघु और सीमांत नदी जोड़ो अभियान और इन किसानों को खेती के लिए आवश्यक 2 मिनट बाद
एक मिनट में बैठ जाऊंगा। मूलभूत आशीष भाई एक मिनट बस, एक मिनट। एक महत्वपूर्ण विषय है जिसको मैं सदन की जानकारी बोल लीजिए। आखिरी 2 मिनट में। माननीय अध्यक्ष महोदय, कल सदन में नदी जोड़ो की बात हुई थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की जानकारी में जल्दी करो ना आप, कि ये जो नदी जोड़ो अभियान की जो बात हो रही थी माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो कल्पना थी माननीय अध्यक्ष महोदय, इस कल्पना को आज से दशकों पहले मेरे स्वर्गीय पिताजी ने इस कल्पना को हकीकत में उतारने का काम माननीय अध्यक्ष महोदय किया था। उन्होंने मां इंदिरा सागर परियोजना के माध्यम से मां नर्मदा को आशीष जी, आप प्रारंभ करो। आशीष जी जो बोलेंगे वही। आदरणीय अध्यक्ष महोदय।